सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान जी पहुंचते हैं, लेकिन जिसके धन्यवाद करने के लिए आते हैं कुमारी शैलजा वहां पर नहीं होती। इस तरीके की इंश्योरेंस है आपके पास कि हम आपको टिकट दोबारा मिलेगी, सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट मिलेगी? अच्छे घोड़े पे दाव लगाता है तो शिषपाल अच्छा घोड़ा है तो दाव सही घोड़े पे ही लगेगा। हुड्डे ने इतने नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद की और इतने घरों को बर्बाद कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी बात समझ में नहीं है। राजेंद्र देशमुख उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उन पे आरोप भी लगे कि वो असामाजिक जो कार्य हो रहे हैं उसमें हैं। मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निष्कासित किया, लेकिन उसके बाद अब नायब सिंह सैनी वो दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं उनको। कोई भी नशा या असामाजिक कार्य बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता, चाहे खाकी की बात हो चाहे सफ़ेद पोशों की बात हो। जो भी साथ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कि मैं विपक्ष का एमएलए हूँ और मेरे विपक्ष के एमएलए होते हुए जितने काम आपने किए हैं तो बताइए आप। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द नैरेटिव और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सावंत। बात कर रहे हैं सिरसा जिला की, और सिरसा जिला बड़ा क्षेत्र है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है, और पंजाब का जो क्षेत्र अधिकतर जुड़ा हुआ है या तो वो डबवाली के साथ है, एक छोटा एरिया, और अधिकतर एरिया कालांवाली क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। कालांवाली के क्या हालात हैं, वहाँ पर जिस तरीके से चर्चाएं चलती हैं कि पंजाब का नज़दीकी है और नशे का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और लगातार विधानसभा में आवाज़ें भी उठाई जाती हैं कि सिरसा का जो कालांवाली क्षेत्र है वो नशे की गिरफ्त में है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ कालांवाली के विधायक शिषपाल कैरवाला जी हैं। स्वागत है। नमस्कार सुरेंद्र जी। सर, सबसे पहले इसी चर्चा, क्योंकि एक वाइड चर्चा है, बड़ा मुद्दा है, बल्कि सिर्फ सिरसा के लिए नहीं देश के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है नशा। कालांवाली क्षेत्र को ही क्यों सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है? क्या वास्तव में आपको लगता है पिछले 10 साल के अंदर नशा लगातार बढ़ रहा है? देखिए, नशा बिल्कुल 10 साल के अंदर जो नशा बढ़ा और बढ़ने का के साथ साथ जितनी मौतें हुई हैं नौजवान साथियों की, उसका एक आपके सामने उदाहरण भी आया होगा। जब मुख्यमंत्री जी खेरेका के अंदर जो जन संवाद यात्रा के तहत आए, तब एक माता ने भी कहा कि मेरा बेटा चिट्टा के कारण मर गया, चिट्टा से बताओ। उन्होंने कहा बैठ जा, तुझे किसी राजनीतिक दल के आदमी ने समझा के भेजा है। ऐसी बात नहीं थी, ना तो वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ी माता थी और ना ही वहाँ के लोगों ने जो बात रखी उनसे कोई वास्ता था। कालांवाली क्षेत्र जो पंजाब के साथ लगता क्षेत्र, उसके अंदर चिट्टे ने इतने नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद की और इतने घरों को बर्बाद कर दिया कि मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी बात समझ में नहीं आई। परंतु जब हमने अंत में उनके सामने वो आंकड़े पेश किए और वो सच्चाई पेश की जो उनके कागज़ों में नहीं थी, उसके बाद उनको ये मानना पड़ा कि सिरसा जिला में नशा है। हाँ, 2019 के चुनाव से पहले उनको ये एहसास था कि हमारे ऑफिसर्स और राजनीतिक दल के ही कुछ लोगों के द्वारा यहाँ नशा बिकवाया जाता है, और उस वक्त उन्होंने कहा कि अब मैं कार्रवाई करूँगा। और किस प्रकार की कार्रवाई तब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले कार्रवाई कर दी है नशे के खिलाफ। अब ये तो मनोहर लाल खट्टर जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, परंतु नशा है वो फिर भी नहीं रुका और आज भी नशा बिकता जा रहा है। सर, जो जिस तरीके से आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उसी दौरान कालांवाली के ही एक है राजेंद्र देशमुख, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उन पे आरोप भी लगे कि वो असामाजिक जो कार्य हो रहे हैं उसमें हैं। मनोहर लाल खट्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने निष्कासित किया, लेकिन उसके बाद अब नायब सिंह सैनी वो दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं उनको, पाक साफ हो जाते हैं। क्या लगता है? देखिए, इसको तो बीजेपी के नेता ही ठीक ढंग से बता पाएंगे, ये तो मनोहर लाल खट्टर जी बता पाएंगे कि उन्होंने उस वक्त क्यों कहा, और अब नायब सिंह सैनी जी ही बता पाएंगे कि उस टाइम खट्टर जी ने कहा तो वो गलत कहा, उसको उनको मानना चाहिए, ये तो वही बता पाएंगे। परंतु हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर नशा की भरमार थी, और कोई भी चीज़ है, कोई भी नशा या असामाजिक कार्य बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। वो राजनीतिक संरक्षण किसका था, वो सिर्फ सरकार के मुख्यमंत्री या सरकार की जो सीआईडी है वो ही बता सकती है कि कौन वो लोग हैं जो इस क्षेत्र में नशा बिकवाते हैं और कौन है जो
चाहे खाकी की बात हो चाहे सफ़ेद पोशों की बात हो, जो भी साथ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस इलाके को ही नहीं, यहाँ की जो जवानी है उसको ही नहीं, हमारी जो भविष्य के जो पौध है उसको खराब करके छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, एक हमारा मकसद है कि हम किसी की पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं, ना हमारे चैनल पे की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कई बातें ऐसी हो जाती हैं, वाइड तरीके से देखा जाए तो, सामाजिक तौर पर देखा जाए। राजेंद्र देशुजोधा जब बीजेपी में दोबारा ज्वाइन होने से पहले जिस तरीके से हमारे लोग हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर मीटिंग होती है और उसमें कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले मैंने कालांवाली के लिए काम किया है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने काम किए हैं कालांवाली में बीजेपी की सरकार के दौरान? देखिए, ये जो आपने कहा ये बात मैंने भी सुनी कि वो कहते हैं कि मैं सब लीडर्स को चैलेंज करता हूँ कि जितने काम मैंने किए हैं आइए। मैं कहता हूँ कि मैं विपक्ष का एमएलए हूँ और मेरे विपक्ष के एमएलए होते हुए जितने काम आपने किए हैं तो बताइए आप। जब सरकार थी, उनकी सरकार थी, तो जो रूटीन के काम थे सर वही आए, स्पेशल कोई ग्रांट नहीं आई। देखो, अब जो डी प्लान का आना होता है वो डी प्लान का, एचआरडीएफ का आना होता है वो एचआरडीएफ का था, परंतु उसके अंदर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था कि कोई विशेष व्यक्ति ने वहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आया हो। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं था। अब अगर हम ऐसा ही मानेंगे तो कांग्रेस पार्टी के शासन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री तो 14 बिजली घर लेके आए कालांवाली में, एक एक करके जाके गिन सकते हो। वो 2 आरओई स्कूल झीड़ी और जलालाना के अंदर आए। आप ये देखोगे कि ये जो नेशनल हाईवे है तो हांसी की रैली में मंजूर हुआ। यानी जो काम किए वो दिखते हैं। अगर कोई अनाउंसमेंट, अब वैसे ही मैं कह दूं कि नहीं 14 के 14 बिजली घर शिषपाल ने बनवाए हैं, वो तो एक पॉलिसी के तहत बने। हाँ, जो मेरे प्रयासों से काम आए हैं तो मेरे प्रयासों से मैं बता सकता हूँ कि मैंने 27 करोड़ रुपए की जो पीडब्ल्यूडी की रोड से है वो मैं अलग से लेके आया। मैंने लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का जो गलियों नालियों का मैं काम लेके आया हूँ, वो मेरे प्रयासों से। उसके अलावा जो काम हो रहे हैं वो सिस्टम के काम हैं, उस पर किसी की मोहर नहीं है। और कोई भी व्यक्ति चैलेंज करता है तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और किसी भी मंच पे आके ये दिखा सकता हूँ कि ये काम मेरे लेटर हेड पे विद लेटर हेड आऊँगा। वो अपने लेटर हेड से आए कि ये मैंने मेरे लेटर हेड से ये काम किए हैं, बताएं। अब अगर कोई बुढ़ापा पेंशन मिल रही है इस हल्के के जितने बुजुर्गों को, उसको भी अपने उसमें खाते में डाल ले कि हम इतने बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, ये भी मेरा श्रेय है, उसका कोई हल नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि विधायक के तौर पर जितनी आपकी जिम्मेवारी है वो आप बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, हम जिक्र करते हैं कांग्रेस पार्टी का। लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान बहुत सी चर्चा भी थी कि सिरसा से उम्मीदवार हो सकते हैं शिषपाल कहरवाला। ये बड़ा सवाल है, हमेशा रहा है, लेकिन कभी क्लियर नहीं हो पाया। क्या था उस समय का माहौल, क्यों शिषपाल कहरवाला का नाम था कि वो कुमारी शैलजा का जिक्र था, लेकिन शिषपाल कहरवाला का भी बराबर में जिक्र चल रहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? देखिए, ये हाईकमान तय करता है कि कौन उम्मीदवार होता है। और जब क्योंकि यहाँ से स्थानीय हैं, 9 विधानसभाओं में हम 2 कांग्रेस के विधायक हैं और जिससे शेड्यूल कास्ट से मैं आता था, इसलिए पार्टी ने इस अपने तरीके से किस प्रकार से ये सोचा होगा कि ये कैंडिडेट हो सकता है। ये 2-3 कैंडिडेट का वो अपना चयन करने के लिए नाम रखते हैं, तो उसमें नाम रखा होगा या ना रखा होगा वो हाईकमान जानती है, परंतु लोगों का प्यार साथ था। और हमारी मंशा भी ये थी भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिता के भेजने का काम करेंगे। और उस कड़ी में बहन शैलजा जी का नाम आया तो हमने उनको पूरी मेहनत से जिता के भेजने का काम किया। और कालांवाली का परिणाम था वो सबसे 500 विधानसभाओं में सबसे ऊपर था। और परसेंटेज के अनुसार देखोगे आप तो पूरी लोकसभा के अंदर पहला नंबर कालांवाली का आता है। आपने भी कभी जिक्र किया कि मुझे भी चुनाव लड़ाया जाए लोकसभा का? देखिए, ना मैंने अप्लाई किया था और ना मेरी बहुत ज़्यादा कोई इच्छा थी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। मेरी इच्छा थी कि मैं कालांवाली विधानसभा से ही विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आगे भी मैं हमारे साथियों की इसी प्रकार सेवा करूं। और बट अगर पार्टी कोई फैसला करती है ऐसा कि नहीं आपने लड़ना है, उस एवज में मैं पार्टी को लड़ना है या ना लड़ना है
उनका अख्तियार पार्टी के पास रहता है। मैं अपने तरीके से कोई बात नहीं रखता। सर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष में रहकर आपने कालांवाली क्षेत्र के लिए काम किया है, जो बेसिक्स काम हो सकते हैं, विधायक के तौर पर हो सकते हैं, जो आपने किए हैं, क्या आपको क्या लगता है यदि आने वाले समय में आप विधायक बनते हैं कालांवाली से और कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या विज़न है कालांवाली को लेकर आपका? देखिए, विज़न स्पष्ट है। दो तरीके के काम हैं, एक डेवलपमेंट के और एक दूसरे जो असामाजिक काम है, जैसे मैंने बताया नशा है, और जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षा से विमुख होकर कुछ गलत कामों में लग जाते हैं, उनको सही रास्ते पे कैसा लाया जाए, इन दोनों पे काम किया जाएगा। जो डेवलपमेंट का काम है, किस प्रकार से मैंने कहा कि घग्गर का पानी है वो हमने लेके आना है, किस प्रकार से सब डिवीज़न है जो हमारी बनी हुई है उसकी बिल्डिंग वहाँ पे तैयार हो, ताकि लोगों को धक्के ना खाना पड़े। 10-20 किलोमीटर तक इधर उधर जाना पड़ता है उनको। वहाँ पे जहाँ पे सब डिवीज़न चल रही है, एक छोटी सी बिल्डिंग में चल रही है, वहाँ पे लोग तंग होते हैं और वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो भ्रष्टाचार कैसे बंद हो, इन तमाम बातों पे, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कैसे हों, इन सब बातों पे हमें विस्तार से मैं काम करने की कोशिश करूँगा। सर, ये विधायक बनने के बाद है, लेकिन जिस तरीके का हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है, गुटबाजी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। स्टेज पर देखते हैं सिरसा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयबान जी पहुंचते हैं, लेकिन जिसके धन्यवाद करने के लिए आते हैं कुमारी शैलजा वहाँ पर नहीं होती है। हिसार के अंदर आज कार्यक्रम है, वहाँ पर एक जगह कुमारी शैलजा जी कार्यक्रम कर रही हैं, एक जगह भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। ये गुटबाजी से आम जनता है, आम जो वोटर्स हैं कांग्रेस का, वो डिमोरलाइज भी होता होगा। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ये गुटबाजी आपकी सरकार लाने में एक बैरियर का काम करेगी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का दायित्व है कि पूरे हरियाणा की कांग्रेस को वो चलाए, और उनका ये दायित्व भी है कि जहाँ पार्टी कमज़ोर है वहाँ मजबूत कैसे हो, और जहाँ मजबूत है उसको कायम कैसे रखें। ये सबसे पहला दायित्व सीएलपी नेता और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का रहता है कि पार्टी पूरे प्रदेश में कैसे चलेगी। उसके अलावा क्योंकि उस लेवल के हमारी पार्टी में कई नेता होते हैं जिनका पूरे हरियाणा के बड़े क्षेत्र में प्रभाव रहता है, तो वो भी अपने अपने ढंग से वहाँ काम करते हैं। उन पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी के लिए। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे अपना काम नहीं कर रहा, वो कांग्रेस का झंडा लेके काम कर रहा है, उस हाथ के निशान को लेके लोगों तक जा रहा है। और जो पार्टी की नीतियां हैं, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी का संदेश है, उसके अलावा कोई बात नहीं करता। आपने देखा होगा ये अलग अलग जगह जो प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो वो शेड्यूल होता है, बहुत से शेड्यूल ऐसे होते हैं। जैसे जिस दिन यहाँ आना था हुड्डा साहब को, उस दिन शैलजा जी का दूसरी जगह प्रोग्राम था, पहले ही तय था। ये जो हिसार में आज प्रोग्राम है ये 20 दिन पहले का तय हो चुका था। तो शैलजा जी की यात्रा थी, ये भी कम से कम 20-25 दिन पहले उनकी तय हो गई थी कि इस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में यात्राएं निकालेंगे। अब जब शहरी क्षेत्रों में यात्राएं निकालें, उस दिन वहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हों, उदयबान भी हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं ऐसा मेल हो कि दोनों को लगता है कि एक ही जगह प्रोग्राम, तो तब एक जगह प्रोग्राम भी आपको दिखाई देंगे। क्या कोई एक ऐसा पिछले कुछ साल का कोई एक ऐसा कोई प्रोग्राम बता सकते हैं जिसमें शैलजा जी भी हों और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हों, उदयबान जी भी हों? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, कांग्रेस की गुटबाजी का बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि गुटबाजी है, लेकिन कोई भी इस तरीके का एग्जाम्पल एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है जिससे ये साबित हो कि इनमें गुटबाजी नहीं है। जैसे मीटिंग्स होती है हमारी, अभी दिल्ली में मीटिंग्स थी राहुल जी की, तब ये सभी इकट्ठे बैठे थे। उसके बाद जो रैली थी पीछे पानीपत के अंदर, जिसमें खड़गे जी आए थे, तो उसके अंदर शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साथ थे। और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पीसीसी के अंदर वहाँ पे हमारी मीटिंग्स होती है या छोटी जनसभाएं होती है किसी प्रोग्राम को लेके, वहाँ भी वो साथ होते हैं। हमने बहुत बार दोनों के साथ हमने मीटिंग खुद की है। अंतिम सवाल शिषपाल जी, विधायक के लिए अभी चुनाव होना है, 2024 का है, अक्टूबर में चुनाव है।
आपको क्या लगता है, सबसे पहले टिकट की बात आती है तो क्या इस तरीके की इंश्योरेंस है आपके पास कि हम आपको टिकट दोबारा मिलेगी, सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट मिलेगी? देखिए, वैसे तो टिकट देना हाईकमांड का काम है। मैं संगठन का आदमी हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस में ऑल इंडिया का राष्ट्रीय सचिव, महासचिव भी रहा मैं, और मैंने काम किया पूरे देश के अंदर। तब भी मैंने, जब मुझे टिकट दिया गया था उस वक्त भी मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था। पार्टी का काम है, पार्टी देखती है कि टिकट किसको देना है। और रही बात इस बार की, इस बार पार्टी को भी पता है किस प्रकार से, क्योंकि हर हल्के की स्थिति पता होता है, तो पार्टी का पूरी तरीके से आशीर्वाद है। और पार्टी अच्छे आदमी, और कहते हैं ना, कोई भी जो है अच्छे घोड़े पे दाव लगाता है, तो शिषपाल अच्छा घोड़ा है, तो दाव सही घोड़े पे ही लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ शिषपाल कैरवाला, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छे घोड़े पर दाव लगाएगी और वो अच्छा घोड़ा मैं हूँ। इसके साथ ही शिषपाल जी ने बताया कि जितनी भी गुटबाजी की चर्चाएं चलती हैं ये निराधार हैं। पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अलग अलग नेताओं की अलग अलग जगह ड्यूटी लगती है, और वहीं कालांवाली क्षेत्र को लेकर भी अपना विजन शिषपाल कैरवाला जी ने बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, कालांवाली में विकास हुआ है, नहीं हुआ, या कितना और अभी बाकी है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।